हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और मैत्री बोध परिवार की तरफ से आयोजित इस अवेयरनेस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मयंक जलोटे जी उपस्थित हैं। साथ ही में उपस्थित है डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ रही हैं, और डॉक्टर शैली महाजन जो कि राम मनोहर लोहिया इस कॉलेज में डेंटिस्ट हैं और वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट भी। साथ में हमारे साथ मैत्री बोध परिवार के कुछ सदस्य जो कि आप सबको एंग्जाइटी से किस तरह से निजात पा सकते हैं आप, या किस तरह से आप अपनी जो एक लाइफ है उसको अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ सभी को कि वो आएँ और दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। मैं हमारे हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की सदस्य डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर मयंक जलोटे जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर शैली महाजन से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर रीना महाजन जी को मैत्री बोध परिवार से स्वागत है जोड़ी जी का, जिनको सम्मानित करेंगी डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अब गायत्री बोध परिवार के सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपना मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो भी इनका कोर्स है वो करना है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब? कैसे आप सब? बढ़िया है या ठीक है? मस्त है। कैसा लग रहा है सुबह सुबह इतना सुंदर कार्यक्रम और इतनी अच्छी शुरुआत हो रही है दिन की? मुझे आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि हम सब यहाँ पे ईमान एकत्रित हुए पावरफुल सेशन के लिए। हम सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हम अपना फ़ोन को थोड़ी देर साइलेंट पे या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं या फिर एयरप्लेन मोड पे भी अगर आप रख सकते हैं, क्योंकि जो बात करने वाले हैं वो हम सभी की भलाई के लिए, और उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन रहेगा जो हमें मदद करेगा। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया ये सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारी संस्था का नाम है मैत्री बोध परिवार। ये एक ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली संस्था है और हम सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों कार्यशैलियों में कार्य करते हैं। इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो है पूरे विश्व में प्रेम और शांति की स्थापना हो। हम सब बहुत सिंपल कार्य के लिए काम करते हैं कि आप खुद भी खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रहें। हम किसी भी जाति या धर्म को सपोर्ट नहीं करते। हमारे लिए एक ही जाति है, वो है मैत्री, फ्रेंडशिप, कि हम सब एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बनकर रहें, क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसा प्योर बॉन्ड होता है जहाँ हम खुद को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। जो चीज़ हम अपने भाई बहन, पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, वो हम मैत्री मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। और इस जो भाव है मैत्री, इसका जो फाउंडेशन है वो है प्रेम, अनकंडीशनल लव, ह्यूमन लव, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे की मदद करना। हमारी जो संस्था है उसके जो फाउंडर है मैत्रेय दादाश्री जी, आप उन्हें यहाँ देख भी सकते हैं इस फोटो में। बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर है, बट बाय चॉइस मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। बिकॉज जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उन्होंने डिस्कवर किया कि वो लोगों को फिजिकल लेवल पे ट्रीट कर पा रहे हैं, उनकी जो तकलीफ है उसको हील कर पा रहे हैं दवाई देकर। जो लोगों के भीतर मेंटल और इमोशनल तकलीफ है वो कहीं ना कहीं वो हील नहीं हो रही है। तो उधर से उनकी अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हुई, उनकी जर्नी शुरू हुई, जहाँ उन्हें अपने गुरु महाअवतार बाबा जी मिले और वहाँ से उन्होंने उनको उनका उद्देश्य बताया, जो कि ये है कि आप जन कल्याण के लिए कार्य करें, आप लोगों की मदद करें, निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क भाव से आप लोगों की मदद करें कि वो अपने भीतर से उस खुशी को, उस प्रेम को अनुभव कर पाए। प्रॉब्लम क्या है कि हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो चीज़ हम जिसका सोर्स है हम वो बाहर दुनिया में ढूंढते हैं, बट एक्चुअल सॉल्यूशन ये है कि आपके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके भीतर है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, बाहर जो भी है वो टेम्परेरी है।
सो इसी कारण से हम कहीं ना कहीं डिफरेंट सिचुएशन में अटकते हैं, फंसते हैं और उलझे रहते हैं। सो अगर मैं थोड़ा सा भी हमारे बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हमारी जो टीम है, ये 3 अलग अलग अगर आप देखेंगे राज्यों से आई है। सो हमने मैत्रीबोध परिवार के साथ जब सेवा करना या वॉलंटियर करना शुरू किया तो उसका उद्देश्य यही था कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही प्योर है, वो सिर्फ मानवता का कल्याण। ना ही हम उन्हें कुछ फॉलो करने के लिए बोलते हैं, ना ही हम उन्हें कुछ प्रैक्टिसेस देते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने भीतर प्रेम और शांति को अनुभव करो, आप खुश रहो, सामने वाले को खुश रहो। उसके लिए हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप हो गए जो हम आज करेंगे, और एक पावरफुल मेडिटेशन है उसके साथ, मैत्री संबोध ध्यान, जो आपको आप ही के भीतर, आप ही के ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। जो हमारी टीम में जो सोडी जी है, अमृतपाल सिंह सोडी जी, वो दिल्ली से हैं, ही इज़ अ बिजनेस टाइकून। हमारे साथ गुंजन त्यागी जी जो है वो मुंबई से हैं, शी इज़ अ वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट। और मेरा नाम गीतांजलि है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, MBA ऑनर्स इन IT में, 20 साल का मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। सो हम सब जब उतरे हैं, हमारा सिर्फ भाव यही है कि हम एक यात्रा कर रहे हैं, भारत महापरिवर्तन यात्रा, जिसका उद्देश्य है चिंता मुक्त भारत 2032। ये जो हमारा भारत है वो चिंता से फ्री हो सके, तनाव से, डिप्रेशन से फ्री हो सके, उसी के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ ताकि हम सब इस वर्कशॉप में अलाइन हो सके। हम सब में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी को अनुभव नहीं किया? तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं। तो इसका मतलब हम सब यहाँ पे आज इस वर्कशॉप के लिए आए हैं, तो हमें ये तो पता है कि हमारे भीतर तनाव है और हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ और आपसे पूछती हूँ, हम सब जब कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम अपनी दुनिया में, अपनी कहते हैं विचारों में उलझे हुए हैं। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में कर रहे हो, मेट्रो में कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में उलझे हुए हो। आपके सामने एक औरत आती है जिसके हाथ में बहुत छोटा सा बच्चा है, 1 महीने का, 2 महीने का। आप अपने उलझनों में उलझे हुए हो, बच्चा आपको देख रहा है और सिर्फ मुस्कुराता जा रहा है। आपकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है, आप भी उसको देखकर क्या करते हो? स्माइल कर देते हो। तो कुछ क्षणों के लिए आप ही के स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर आ गए, कुछ क्षणों के। तो उस बच्चे में जो दुनिया में अभी आया है, इतनी क्षमता है कि वो आप ही को आप ही की टेंशन से निकाल लेता है, बिना रीज़न के स्माइल किया, पहली बार बिना कंडीशन के स्माइल किया। किसी समय पे हमारी जब यात्रा शुरू हुई, हम भी तो वही बच्चा थे, हम भी वही बच्चा थे जब लोग हमें गोदी उठाना चाहते थे, हमारी माँ हमें देख के खुश होते थे, हमारे रिलेटिव्स हमें देख के खुश होते थे। तो हमारी ज़िंदगी में, उस बच्चे की ज़िंदगी में ऐसा क्या भेद है कि वो तो अनकंडीशनल लव दे रहा है, जो भी उसे दिख रहा है, उसे कुछ चाहिए नहीं आपसे, वो सिर्फ प्रेम दे रहा है। और उस प्रेम में हम भी घिरे हुए हैं कि हम भी सब कुछ भूल जाते हैं कुछ क्षण। तो फिर हम थोड़ा सा याद करते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या इस यात्रा में। हम बड़े हुए, हम स्कूल पहुँचे तो टीचर ने हमें कुछ डांट दिया, हमने क्या कहा, रोज़ी मैडम अच्छी नहीं है। उसके कारण हमने अपने भीतर एक फियर बना लिया। हम थोड़े बड़े हुए, हमने बेस्ट फ्रेंड बनाए स्कूल में। हमारे बेस्ट फ्रेंड ने हमारी सारी बातें दूसरे बंदे के साथ जाके शेयर कर दी। हमने क्या किया, फ्रेंड्स ट्रस्टवर्दी होते ही हैं, लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया। हम जब छोटे होते हैं तो हम घर से जब बाहर निकलते हैं पहली बार इंडिपेंडेंटली, तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमें दी जाती है घर वालों से, हमारे दादा दादी से, वो क्या है? काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ताकि आप लेट भी हो जाए तो कोई वो नहीं करता। लेकिन क्या कभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, चलिए ऐसा क्या कर रही हूँ? हमने क्या किया, एक और ब्लॉक अपने भीतर डाल दिया। उसके बाद हम बड़े हुए, हमें स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने का मौका मिलता है, सोलो परफॉर्मेंस का मौका मिलता है। और उस परफॉर्मेंस के दौरान किसी कारणवश हम स्टेज पे देखते इतने सारे लोग हैं तो हम बात नहीं कर पाए, घबरा गए। नीचे जो लोग बैठे थे वो हम पे हंसना शुरू हो गए। हमने क्या किया, स्टेज फियर अपने भीतर डाल दिया। तो बाहर से दुनिया ने उतना नहीं जीत दिया जितना हमने खुद अपने विचारों में उलझकर अपने भीतर ब्लॉक्स बनाए। ये एक एग्जाम्पल जो अच्छा नहीं है हुआ है वो है गुजरात में एयरप्लेन क्रैश। कितने लोग हैं हम में से जिन्होंने सबसे पहले अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने रिलेटिव्स वगैरह को कॉल नहीं किया कि उनमें से कोई इस प्लेन पे ट्रैवल तो नहीं कर रहा था। ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, राइट। हमने क्या किया, एयर इंडिया से कभी ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, पहलगाम जाना नहीं चाहिए।
बिना कारण के एक इंसिडेंस कहीं पर हो रहा है और हम अपने भीतर स्ट्रेस को आमंत्रित करते हैं। हमें खुशी से ज़्यादा ना अपने ब्लॉक्स पकड़ के रखने में बहुत मज़ा आता है। मुझे उसने 2 साल पहले एक बात कही थी, वो मैं आज भी पकड़ के बैठी हूँ। मैं आपसे 10 साल बाद मिलूंगी, मुझे उसने एक बात 10 साल पहले कही थी, मैं भी आज भी उससे पकड़ के बैठी। तो जिसने वो बात कही उसका उद्देश्य कुछ पॉजिटिव भी हो सकता था कि हमारी ग्रोथ हो, लेकिन हमारा माइंड और हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो जाती है कि हम अपने भीतर उसको पकड़ के बैठते हैं। सो चॉइस तो ज़िंदगी ने हमेशा दी है कि उससे हम पॉजिटिवली जिए या फिर नेगेटिवली जिए, बट हमने हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमारा वैसे कहा ना, हमने सिचुएशन ही वैसे देखे कि हम नेगेटिव को जल्दी पकड़ते हैं पॉजिटिव की बजाय। तो अभी हम जो ये मेडिटेशन करेंगे, एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है जिसका नाम है मैत्री संबोध ध्यान। ये जो मेडिटेशन है ये हमारे उन्हीं ब्लॉक्स पर काम करता है और हमें एक सच्चाई से रूबरू करवाता है। वो सच्चाई क्या है? हमारे पेरेंट्स ने सिर्फ एक बार जब हम पैदा हुए थे हमें एक स्टेटमेंट कहा था कि हम सभी उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं जो कि एक है। अगर साइंस में हम बात करें तो बिग बैंग थ्योरी जो हुई थी, एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक पार्टिकल में से सारे पार्टिकल्स धरती पर आए थे डिफरेंट सोल्स की फॉर्म लेके। वो बींग्स, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी क्यों हुई थी? बिकॉज यूनिवर्स को खुद को एक्सपेरिमेंट करना था इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिससे सोल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और धरती पर सोल आए। और सोल ने क्या किया? सोल जब ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में आए तो वो इस मायाजाल में इतने उलझ गए कि आपके भीतर जो ईश्वर का अंश है उसी से हम डिस्कनेक्ट हो। इसने हमें भेजा है जो सिर्फ हमारी भलाई चाहता है, उसी से कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो आपका सबसे बड़ा सच्चा मित्र जो है वो कहीं बाहर नहीं है, आप ही के हृदय में वो ईश्वर की आवाज़ है, वो ज्योत है, वो हाईएस्ट पावर है, जो भी कहें एनर्जी है, लेकिन वो आपके भीतर ही है, जिसे हम सिक्स सेंस बोलते हैं, कई बार इंट्यूशन बोलते हैं। वो कुछ नहीं होता, आपके अंदर की आवाज़ है, आप कितने अच्छे से उसे सुन पाते हैं, उस पर अमल कर पाते हैं, वो एक चॉइस है। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी ढूंढना है ना, तो कभी आप कुछ आंसर चाहिए तो बाहर जाने की बजाय 2 मिनट अपनी आँखें बंद कर लीजिए, अपने भीतर जैसे, और उस आवाज़ से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि उससे अच्छा आपका देश को कोई भी नहीं। आपके पेरेंट्स के अगर आपको कुछ थॉट देते हैं, वो लिमिटेड है इस वर्ल्ड का, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस और जर्नी की वजह से, लेकिन आप जो सर्वशक्तिमान जिसकी आप संतान हो, जिसने आपको भेजा है, वो आपके भीतर है। उसकी आवाज़ से ज़्यादा अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, लेकिन यूनिवर्सल साउंड। ये जो मैत्री संबोध ध्यान है, ये आप ही की दैवता, आप ही के हायर सेल्फ से वापस कनेक्ट करने में मदद करता है। जो उस आवाज़ को सुनने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमने लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस अभी देखे, जो ट्रॉमाज बन गए, ब्लॉक्स बन गए, जो वो आवाज़ में पुकार रही है कि मैं तुझे हेल्प कर सकता हूँ, मुझे सुन, जो वो आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। तो ये मेडिटेशन मैत्री संबोध है। मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप, संबंध मीन्स बॉन्ड। बॉन्ड किसी से बाहर नहीं, आप ही की अपनी आवाज़ से, आपके सत्य स्वरूप से करने में बहुत मदद करता है। तो ये मेडिटेशन करना चाहिए, आवाज़ तो मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन करने के कुछ छोटे से स्टेप्स हैं जो आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मेडिटेशन आप चाहे तो चेयर पर बैठ कर कर सकते हैं, नीचे बैठ कर कर सकते हैं। दोनों केसेस में इतना ध्यान रखिए कि आपके पैरों के नीचे कोई कपड़ा, आसन लगे, फुटवेयर हो या सॉक्स हो। उसका कारण ये है कि ये मेडिटेशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर जनरेट होती है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि वो ऊर्जा हमारे भीतर से निकल जाए। इस मेडिटेशन को करते हुए हमारा पोस्चर हमेशा सीधा रहे, ताकि जो ऊर्जा का फ्लो है सर से लेकर पाँव तक, वो कहीं पर भी डिस्टर्ब ना हो। पूरे मेडिटेशन के दौरान हमारी आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि हमारा फोकस हमारे भीतर जाना है, और हम बाहर के कुछ समय के लिए बाहर की ऊर्जा और बाहर की चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। नेक्स्ट 15 से 20 मिनट हमें सिर्फ अपने पर फोकस करना है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस मेडिटेशन। जैसा कहा कि अभी हमारा फोकस सिर्फ हमारे भीतर जाना है। सो नेक्स्ट 15 से 20 मिनट अभी हम सिर्फ स्वयं वो बच्चा है, हम वापस उस बच्चे को उस प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं। तो अभी नेक्स्ट 15 से 20 मिनट हमारा फोकस सिर्फ हम पे रहेगा। ये गाइडेड मेडिटेशन है, और ये हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री बोध परिवार पर भी अवेलेबल है। मुझे जी मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करता हूँ, सो आप वहाँ से रोज़ भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं
आप यहाँ से निकलेंगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके, 2-3 घंटे बाद फिर हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत चीज़ों को उलझते हैं। सो अभी कहते हैं ना, बाहर की सफाई से ज़्यादा आंतरिक सफाई ज़रूरी हो गई, क्योंकि समय वैसा चल रहा है। सो रोज़ अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालिए, तो रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठकर। तो ये जो आपकी इंटरनल क्लेंजिंग है, ये जो थॉट्स है, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये सब निकलते जाएंगे। सो इस मेडिटेशन को आप कर सकते हैं, इट इज़ अ गाइडेड मेडिटेशन ऑन वीडियो। तो अभी इसमें हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी दैविकता को यहाँ पर आमंत्रित करना। आप जिस भी फॉर्मलेस को मानते हैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कीजिए कि वो आए और आपको इस मेडिटेशन में करने में मदद करें। इसके बाद इसी स्टेप के दौरान मैं मैत्रेय दादाश्री जी की मंत्रा का 3 बार उच्चारण करूँगी, बिकॉज हमें इस मेडिटेशन का ज्ञान उन्होंने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हमारा ध्यान हमारे श्वासों पर केंद्रित करेंगे, ब्रेथ वॉच। तो ब्रेथ वॉच का मतलब आप जिस तरह से श्वास ले रहे हैं आप लेते रहिए, लंबी लंबी श्वास लेना नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। अभी ओम जो है इसका रिलेशन किसी भी जाति या धर्म से नहीं है। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो आपका जो चैतन्य है वो ब्रह्मांड के चैतन्य से अलाइन हो जाता है और यूनिवर्स आपके लिए जो भी पॉजिटिव एनर्जीज, मैसेजेस या गाइडेंस, ब्लेसिंग भेजना चाहता है, आप उससे पूर्ण रूप से रिसीव कर पाते हैं। तो शब्द का उच्चारण हम 21 बार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हमारा ध्यान हमारे भ्रूमध्य, सेंटर ऑफ दी आईब्रोज पर केंद्रित करेंगे। सिर्फ हमारा ध्यान यहाँ पर रखना है, आईज का ऊपर मूव नहीं करना है, नॉर्मली सिर्फ आपका ध्यान यहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जिसे हम रिसीविंग मोड कहते हैं, इसे थोड़ा सा करेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये हम कैसे करते हैं। हाथों की उंगली और अंगूठा जुड़ा है और ये आपके शोल्डर के पैरेलल है। तो आप देख लीजिए आपके हाथ एक दूसरे को टच ना हो, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो आपका हाथ जो है आपके शोल्डर के पैरेलल है और उंगली और अंगूठा जुड़े हुए हैं। हाथों को यूँ नहीं करना, सिर्फ ऐसे पैरेलल। तो इस स्टेप के दौरान हम यूनिवर्स से, आपकी दैविकता से बोलते हैं कि वो अपनी कृपा आप पर बरसाए। तो वो जब अपनी कृपा आप पर बरसा रहे हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसे अच्छे से रिसीव करें और अम्ब्रेला ना रखें बीच में। तो सिर्फ इसी स्टेप के दौरान जब मैं कहूँगी अपने हाथों को उठाइए, आपकी उंगली और अंगूठा जुड़े हैं, तब हम अपने हाथों को रेज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे। पूरे मेडिटेशन के दौरान सिर्फ आपसे एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि आपकी आंखें बंद रहें, ताकि आपका जो फोकस आप ही के भीतर जाने का है वो कहीं पर ब्रेक ना हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक बहुत ही डीप स्थिति में पहुंचते हैं, जहाँ पर आप और आपका हायर सीक्रेट सेल्फ, वो आप ही हो सकते हैं, आपका ईश्वर हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आमने सामने है। तो अभी जब वो आपके ईश्वर आपके सामने आया है तो आपको अपने आप को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस करना है। आपके भीतर जो भी तनाव है, दर्द है, पेन है, सफरिंग है, खुशी है, पूर्ण रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर दीजिए और खाली हो जाइए। बिकॉज जब आप खाली होंगे तभी ईश्वर की कृपा आप रिसीव कर पाएंगे। इसके बाद आखिरी में हम हमारी दैविकता को धन्यवाद देंगे कि वो आए और उन्होंने इस मेडिटेशन को करने में हमारी मदद की। फिर हम वापस धीरे धीरे इस मोमेंट पे आएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। मेडिटेशन के दौरान म्यूज़िक बंद हो जाए, कुछ हो जाए, हम सब हैं यहाँ पे, वी विल टेक केयर। आप अपनी आंखें बंद रखिएगा, क्योंकि जो अनुभव आपका है वो कहीं पर ब्रेक ना हो। किसी का कुछ प्रश्न? ये मेडिटेशन गाइडेड है, हम स्टेप्स बताते रहेंगे। बहुत अच्छा म्यूज़िक है, कुछ नहीं भी करना, आप सिर्फ फ्लो कीजिए और म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। जो काम आपकी डिविनिटी में करना है वो कर लीजिए। हमारी आँखें हम बंद करेंगे, अपना पोस्चर सीधा रखते हुए हम धीरे से हमारी आँखें बंद करेंगे। आपकी आँखें बंद कर लीजिए और आपकी दैविकता को यहाँ पर आमंत्रित कीजिए कि वो आए और आपको इस मेडिटेशन को करने में मदद करें। मैं दादाश्री जी की मंत्रा का 3 बार उच्चारण करूँगी। ओम ज्योतिरूपाय परम सखाय परमानंदाय दादाश्री जी नमो नमः। ओम ज्योतिरूपाय परम सखाय परमानंदाय दादाश्री जी नमो नमः। ओम ज्योतिरूपाय परम सखाय परमानंदाय दादाश्री जी नमो नमः। दादाश्री जी नमो नमः।
दादाश्री जी नमो नमः। ओम। अभी धीरे से आपका ध्यान आपके श्वासों पर केंद्रित कीजिए। ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। सेंटर ऑफ द आईब्रोज पर केंद्रित कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके भ्रूमध्य पर है। अभी अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। आपकी उंगली और अंगूठा जुड़े हुए हैं। रेज योर आर्म्स अपवर्ड्स with fingers and thumb together। एक श्वेत प्रकाश की कल्पना कीजिए आपके भ्रूमध्य पर। ये वो सुंदर क्षण है जब सिर्फ आप और आपकी दैविकता है और वो आपको पूर्ण रूप से सुन रहे हैं। आपके भीतर जो भी भाव है, दर्द है, सुख है, खुशी है, तकलीफ है, दर्द है, आंसू है, अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर दीजिए। ईश्वर की प्रिय संतान है। ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन है। आप सभी उत्साही, ऊर्जावान और प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। धीरे धीरे इस क्षण में वापस आ सकते हैं और जब कंफर्टेबल हो तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपकी खामोशी ही सब कुछ बोल रही है, तो हम ज़्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं। तो ये जो मेडिटेशन है, जैसा कहा कि ये गाइडेड है और यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट समय ऐसा है कि वी कैन रिकमेंड ओनली कि आप ये मेडिटेशन रोज़ कीजिए। अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालिए, क्योंकि बाकी दुनिया, काम, पैसा सब चलता रहेगा, लेकिन आपके घर वालों को वो नहीं। आप चलिए। टाइमिंग क्या है? बेस्ट टाइमिंग? देखिए, बेस्ट टाइमिंग मेडिटेशन के लिए हमेशा सुबह रहता है, क्योंकि आपके उस टाइम थॉट्स ज़्यादा नहीं होते। शाम को जाके अगर मेडिटेशन करते भी हैं तो फिर आपको थोड़ा पहले डीप ब्रेथ कीजिए ताकि आप अलाइन हो और फिर मेडिटेशन कीजिए। और कोई भी मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी आंखें जब मेडिटेशन शुरू करते हैं और वापस आने तक, ख़त्म होने तक बंद रहें। बिकॉज हमारा जो शरीर है 4 लेयर्स में होता है। एक हमारा फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। तो जब आप मेडिटेशन करते हो आप आपके स्पिरिचुअल बॉडी के ईश्वर तक पहुंचते हो। तो आप जब इमीडिएटली आंखें खोल देते हो तो वो अलाइनमेंट में दिक्कत आती है, फिर आपको हेडेक हो रहा है, नौशिया हो रहा है। सो आराम से जाइए और आराम से आइए। 20 मिनट तो रोज़ आपको अपने लिए निकालने चाहिए। सो इस मेडिटेशन के बारे में आप इस पैम्फलेट पे जान सकते हैं, हमारी संस्था के बारे में जान सकते हैं, जो भी हम आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस पर QR कोड है, आप स्कैन करके मेडिटेशन रोज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपके एक छोटा सा गिफ्ट है। ये है मैत्रेय दादाश्री जी का ब्लेस इमेज। इस फोटो पे उनका आशीर्वाद भी है और उनका पूरा चैतन्य इस फोटो में है। आप जैसे ताबीज़ पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, साईं बाबा की मूर्ति रखते हैं,
तो ये जो है एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। सो आप इसे एज अ गिफ्ट लीजिए हमारी साइड से, और चाहे तो रोज़ इनकी आंखों में देखिए 5 मिनट के लिए सिर्फ इनसे बात कीजिए। आप कृष्ण की मूर्ति को देख के बात करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये अभी खुद धरती पर है। तो अगर आप इनसे अपना एक बॉन्ड ज़्यादा करेंगे तो आपको आप ही की दैविकता की आवाज़ सुनने में वो मदद करेंगे। सो ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, अगर आप लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम। एंड कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो प्लीज़ डू कम फॉरवर्ड एंड शेयर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी को, और मैत्री बोध परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, हमारे भगवान से हमें रूबरू कराया। गीतांजलि जी, सोढ़ी जी एंड गुंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हमारे परमात्मा से रूबरू कराया। अब हम आज के दिवस पर वापस आते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस पर, जिसके बारे में आपको बताएंगी डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव। डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और फैमिली प्लानिंग के बारे में काफ़ी जानकारी रखती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर शिखा जी से कि वो आपको पॉपुलेशन डे के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद। First of all, I would like to thank organizer Help You Educational Trust and Dr. Jalote for giving us chance to interact with all of you. And after this very enlightening session, मतलब इतना हमने एनलाइटनिंग सेशन अभी अटेंड किया है, उसके बाद परिवार नियोजन पे या जनसंख्या स्थिरता पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा समय लेगा आपको सुनने में, समझने में। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि सभी लोग हॉस्पिटल से ही हैं, पब्लिक इसमें नहीं है हमारे ख्याल से, तो मे बी हमारा जो सेशन होगा वो ब्रीफ होगा, प्लस काफ़ी कुछ आप लोग जानते हैं। अगर थोड़ा इंटरैक्टिव हो तो वो और अच्छा रहेगा। आप अपने प्रश्न या भ्रांतियाँ को कुछ हमसे पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं, और इसको कैसे, नॉलेज को आप कैसे अपने रोल में रहते हुए आप और प्रोपगेट कर सकते हैं, इस चीज़ पे हम लोग थोड़ा फोकस देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस अस्पताल से ही हैं और सेवा करता है, क्लाइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो पहले 11 जुलाई को मनाया ही जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि इसको हम फोर्टनाइट के फॉर्म में या पखवाड़े के फॉर्म में मनाते हैं फॉर 2 वीक्स। तो इसके पहले भी मनाया जाता रहा है। आप लोग कुछ बताएं कि क्या इसमें आप लोग क्या करते थे या अभी तक क्या सहयोग रहता था वर्ल्ड पॉपुलेशन पखवाड़े में? आप लोग जहाँ भी पोस्टेड रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करते हैं बताइए? अवेयरनेस, तो मेनली ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए आपका ये पूरा पखवाड़ा है, और हर लेवल पे, क्लाइंट से लेकर के डॉक्टर के लेवल तक और उसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स के लेवल तक कुछ ना कुछ गतिविधियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग, अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड अबाउट द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये खाली ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या भारत में, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्यों मनाते हैं ये हमने अभी आपको ब्रीफ में बता दिया। इस हर बार हमारी कोई ना कोई थीम होती है, तो इस बार का मेन जो थीम है वो यूथ फोकस है या एडोलेसेंट फोकस है। इसमें हेल्दी पॉपुलेशन, हेल्दी प्लैनेट, इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये एक ब्रीफ में इन्होंने इसको कंसाइज किया है। ये है कि यूथ की ज़रूरत को या प्रजनन संबंधी जो ज़रूरत है यूथ एज के लोगों के, उस पर सरकार का या सभी का फोकस है, ताकि एक हेल्दी पॉपुलेशन हो। मतलब परिवार नियोजन क्या होता है कि जब आप चाहें तब आपके बच्चे हों, जितने आप चाहें उतने ही बच्चे हों, और रोकने का क्या साधन है, क्या तरीका है, ये आपको ज्ञान मिल सके। ठीक है, मोटा मोटा यही तो कहते हैं ना। तो यूथ को इसलिए कवर किया गया क्योंकि यूथ पॉपुलेशन हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, और ये तो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन यूथ पॉपुलेशन इन जनरल इंक्रीज कर रही है। प्लस सेक्सुअलिटी की जो एज है, जो सेक्सुअल रिलेशंस की एज है, वो ग्रेजुअली ऐसा देखा जा रहा है कि वो थोड़ा पहले की तुलना में कुछ सामाजिक बदलाव के कारण थोड़ी कम हो रही है। तो इसलिए इवन हम भी, मैं यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल में 16-17 साल रही हूँ, तो हम लोग के टाइम पे क्या था, अगर कोई यूथ एंटर कर गया फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में या कोई अनमैरिड लड़की आई, तो हमारा क्या रिएक्शन होता था इमीडिएटली, अरे तुम क्यों आई हो, ऐसा होता था, है ना। बट क्या ये सही था?
है नहीं सही है, क्योंकि सामने वाले की ज़रूरत को समझना या वो क्यों आपके पास आया है उसकी प्रॉब्लम को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक एक्चुअल मतलब कि समस्या के लेवल तक डेप्थ तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो क्लाइंट की ज़रूरत है, जो आपके पास आया उसकी ज़रूरत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो यूथ फोकस इसीलिए हो रहा है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये अनसेफ एबॉर्शंस पहले भी होते थे, अब चूँकि ये दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं मेडिकल एबॉर्शन वाली, तो उसकी वजह से उतना स्थितियाँ बिगड़ के तो नहीं आती हैं, लेकिन जो एबॉर्शन है, जो अभी भी असुरक्षित गर्भपात है, वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है। तो इसको हम लोग बढ़ाने के लिए इस पूरे पखवाड़े में समय समय पर इसका आयोजन करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्लाइंट के कांटेक्ट में हैं? डॉक्टर साहब तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फिजिशियन हैं, आप लोग ऑलरेडी रहते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो रूटीन में परिवार नियोजन की बात करते हैं अस्पताल के काम को करते हुए? तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है कि इन्होंने सामाजिक स्तर पे जाके महिलाओं और पुरुषों से बात करके और उनको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, चाहे ऑपरेशन कराया हो चाहे जो भी कराया हो, कोई ना कोई परिवार नियोजन की विधियां उपलब्ध कराई हैं। आप लोग नर्सेज हैं ना, कई सारे लोग, तो आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्लाइंट से फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं? सबको करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो खास तौर से किस समय ज़रूरत होती है, कौन सी टारगेट? एक तरीके से ऐसे तो सभी रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं, लेकिन टारगेट हम किसको किसको ज़्यादा कर सकते हैं? जो फर्स्ट टाइम यूथ तो है, यूथ है, उसके अलावा फर्स्ट टाइम पेरेंट जो पहली बार गर्भवती है या जिसका पहला बच्चा हुआ है। क्योंकि अगर किसी को आप 40-45 साल के बाद परिवार नियोजन का तरीका देते हैं तो उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट कम होता है। जितना अर्ली स्टेज में उसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर उसको तरीका दिया जाता है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब आप ही लोग बताइए कौन कौन सी परिवार नियोजन विधियाँ होती हैं? आप बताइए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो हमने मंगवाया था बेसिकली, आप जिनको नहीं जानकारी है उनको एक एक बार मैं दिखा से देखती हूँ। आपने बहुत सही तरीके से बताया कि कुछ स्थायी विधियाँ होती हैं और कुछ अस्थायी विधियाँ होती हैं। तो स्थायी विधियाँ, अगर पहले हम अस्थायी विधियों की बात कर रहे हैं, अस्थायी विधियाँ कौन कौन सी है? कुछ पुरुष के इस्तेमाल की है या महिलाओं के इस्तेमाल की। तो पुरुष के इस्तेमाल के लिए आप लोगों को सभी को पता है, ये निरोध नाम उपाय है, ये अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन मार्केट में भी डिफरेंट नाम से अवेलेबल है। बट इसमें क्या है कि बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत इफेक्टिव भी है, बट इसको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं ठीक हुआ या गलत हुआ तो उसमें फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसकी क्षमता है वो कम होती, बिकॉज फेलियर के भी केसेस काफ़ी आते हैं जिनको फिर फर्दर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या कुछ देना पड़ता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, तो इसमें लेकिन एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सिर्फ यही एक ऐसा तरीका है जो बच्चे के साथ साथ आपको जो वंश से रिलेटेड जो सेक्सुअल डिजीजेज है उनसे भी सिर्फ यही रोकता है। तो जब भी आप काउंसलिंग करें किसी क्लाइंट को, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात करें, लेकिन हर महिला या हर पुरुष जानता है कि उसको इसका खतरा हो सकता है। हर महिला स्वयं जानती है ये चीज़ कि उसको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो आप इस बात को काउंसलिंग के टाइम पे हाईलाइट ज़रूर करें कि सिर्फ रोगों से बचाने के लिए यही एक तरीका है जो कि काम करता है। तो वो अपने आप उसका चुनाव सोच के करेगी उसकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा आपने बताया कौन सी गोलियां हैं? ये छाया गोली है। छाया गोली की कब से आई है? ये आई थिंक ये भी 3-4 साल से ही है सरकारी कार्यक्रम में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये नॉन हार्मोनल है, इसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं। हार्मोन्स के साथ में थोड़ा सा बैलेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं, जिसके लिए महिला को काउंसलिंग करना पड़ता है और उसको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हमें होंगे लेकिन ठीक हो जाएंगे। तो ये देखा जाए नॉन हार्मोनल है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत लिमिटेड हैं ज़रूर, लेकिन बहुत लिमिटेड है।
और इसके लिए हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि ये लखनऊ की ही बनाई हुई गोली है, जो कि ऑफ इंडिया ने इसको सिस्टम में ले लिया। इसका नाम है छाया या सेंट्रोमान पिल्स होती है। और इसको मेन चीज़ इसकी अच्छाई क्या है, आप लोग मुझे कोई बताएगा और क्या अच्छाई है इसमें? ये कितने दिन खानी होती है? हाँ, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। ठीक है, शुरू में आपको हफ्ते में 2 दिन खानी होगी 3 महीने तक। उसके बाद सिर्फ 1 दिन, जैसे मान लीजिए सोमवार और बृहस्पतिवार खा रही है शुरू में 3 महीने तक, तो जब चौथा महीना शुरू होगा तो सिर्फ सोमवार। तो इस तरीके से इसका जो उपयोग है ये बहुत कम करना पड़ता है। इसके लिए कभी कोई महिला तैयार हो, कभी आपसे बात हो, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि इसमें नॉन हार्मोनल गोलियां भी हैं, जिससे हार्मोनल गोलियों में जो जी मिचलाने का, चक्कर आने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता था, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और फर्दर डिटेल में जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं क्लाइंट से, तो क्लाइंट हमारे सामने बैठी है जो कि बेनिफिशियरी है, तो उससे फिर हम और डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करती है, कैसे प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसके यूज़ करने से फ़ायदा क्या है, इसके यूज़ करने के लिमिटेशंस या बैरियर्स क्या हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या कोई वार्निंग साइंस है, कहाँ अवेलेबल है। इन सारी हेडिंग्स में हम लोग डिटेल में काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग फॉलोअप काउंसलिंग। उसके बाद हमारे यहाँ क्या अवेलेबल होता है? माला एन। ये तो बहुत पुराना, एक ज़माने से जब ये सरकारी कार्यक्रम शुरू हुआ था परिवार नियोजन का, तब से आई थिंक ये इंट्रोड्यूस्ड है, बहुत ही शुरू से। तो ये खाने की गोलियां हैं जो कि 28 गोली का पैकेट आता है, जिसमें 21 गोलियां तो हॉर्मोन्स की होती हैं और बाकी 7 गोलियां आयरन की होती हैं। ठीक है, उसका वजह ये है कि भारतवर्ष में ज़्यादातर महिलाएं सब जगह थोड़ा एनीमिक होती ही होती है, प्लस इसका साइकिल रोज खाने वाली गोली है, तो इसको बिना ब्रेक के महिला समझ जाए कि उसके खाते रहना है। तो आयरन की गोलियों के ये फायदे हैं, एक तो आयरन की कमी को रोक सकती है, दूसरा इस पूरे मासिक चक्र को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। तो ये अवेलेबल है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, कुछ इसके बैरियर्स हैं। अस्पताल में फ्री मिलती है, आपको पता ही है, बट इसके 1-2 चीज़ें हैं जो मोटे मोटे जो बैरियर्स हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे ये जो धात्री माताएं होती हैं जो, या जो दूध पिला रही होती हैं जो महिलाएं, उनको 6 महीने तक नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इसका असर दूध पे भी आता है और दूध कम भी हो जाता है, इसलिए। और 6 महीने के बाद, एक बार बच्चा 6 महीने का जाए, उसके बाद आप काउंसलिंग करके जो भी महिला चाहे वो उसको ले सकती है। ठीक है, बाहर अप्रूव हो गई है लेकिन अभी आई नहीं है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की, क्योंकि ये जो माला है ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 तरह के हार्मोन होते हैं, इसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो जितने भी साइड इफेक्ट्स और जो परेशानियां हैं वो मोस्टली ईस्ट्रोजन रिलेटेड है। तो खाली प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां भी आ गई हैं जो कि धात्री महिलाएं भी ले सकती हैं, तो वो अभी बहुत जल्दी सरकारी तंत्र में भी अवेलेबल हो जाएगी, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा इमरजेंसी पिल के लिए इजी पिल आती है। ये इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी नाम तो सबने सुना ही है, इमरजेंसी हो गई। तो इसमें हम किस तरह के इमरजेंसी की बात करते हैं? अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का डर हो जाए, अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, लाइक कंडोम का ब्रेकेज हो गया, तो वो एक तरीके से इमरजेंसी है। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ गोलियां अवेलेबल होती हैं जिनको हाई डोज में अगर दिया जाए, या कॉपर टी का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, या 5 दिन के अंदर अंदर कॉपर टी लगा दी जाए, तो उस महिला या उस प्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट की वजह से जो प्रेगनेंसी होने का डर है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अभी हमने बताया आपको कॉपर टी आप सभी लोगों ने देखा है ना? जो पुरुष लोग हैं वो बताएं, उन्होंने देखा है क्या? कॉपर टी जो सरकारी उसमें आती है, दोनों 2 तरह की आती है। एक मल्टी लोड आपने नाम सुना होगा, और एक कॉपर टी वाली जो बिल्कुल टी शेप की होती है। मल्टी लोड में जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा सिरेशंस होते हैं एंड ओवल आकार की होती है। ठीक है, इसमें कॉपर वायर होता है जिसकी वजह से यूट्रस में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये क्या है, ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ आप लोगों ने कभी बताया क्लाइंट्स को कॉपर टी के क्या फ़ायदे हैं?
देखिए कॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, या तो 5 साल की आती है या 10 साल की आती है। तो लॉन्ग टर्म है, किसी भी महिला को जिसको लॉन्ग टर्म मेथड चाहिए उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा क्या है, इसमें रोज रोज कुछ भी नहीं करना, जैसे गोलियां आपको याद करनी पड़ेंगी, रोज खानी है या हफ्ते में 1 दिन खानी है, कुछ इस तरीके की बातें हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, कॉपर्टी में क्या है कि उसको रोज रोज कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। जिस तरीके से नसबंदी इफेक्टिव होती है उसी तरीके से ये तरीका भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। लेकिन कुछ बैरियर है, जैसे इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। शुरू के 4-5 महीने या 5-6 महीने तक थोड़ा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा माइल्ड पेन हो सकता है, ये सब होती है। लेकिन इसके लिए अगर काउंसलिंग अच्छे से कर दी जाए और महिला मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो वो इन चीज़ों के लिए बार बार हॉस्पिटल नहीं आती है। तो इसका ये भी है कि ये कब लगा सकते हैं, तो जब भी आप श्योर हो कि महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको आप लगा सकते हैं। और अभी आपने ये भी सुना होगा कि सरकार की तरफ से कार्यक्रम चला था पोस्टमार्टम आईयूडी का। कार्यक्रम क्या मतलब है ऑलरेडी, तो पोस्टमार्टम एंड पोस्ट अबॉर्शन आईयूसीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी इजीली आप काउंसलिंग करने के बाद लगा सकते हैं। जैसे पोस्टमार्टम आईयूसीडी डिलीवरी के बाद आप 10 मिनट्स के अंदर तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी नहीं किसी वजह से लग पाई तो 1.5 महीने बाद आप लगा सकते हैं, या जब भी महिला चाहे वो प्रेग्नेंट नहीं है वो तो लगा सकते हैं। बस कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको और डिटेल में जब कोई क्लाइंट अडॉप्ट कर रही होती है पोस्टमार्टम आईयूडी या पोस्ट अबॉर्शन, तो वो हमें कुछ बताना पड़ता है, लाइक साइड इफ़ेक्ट्स है या डेंजर साइंस है कि कब उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। तो इसमें महिला को एम्पावर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ब्रीफ में मैंने आपको बताया, और कुछ और चीज़ मेथड्स भी हैं, नए नए भी आ रहे हैं। इम्प्लांट्स आपने सुना होगा जिसमें खाली हाथ में ये सबक्यूटेनियस हार्मोन्स का वो होता है कि वो आप लगाते स्लो उसमें हार्मोन रिलीज होता रहता है और उससे भी प्रेगनेंसी से बचत। लेकिन ये अभी हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरीके से हार्मोनल आईयूसीडी भी आती हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रिल की, तो वो आप मेरीना के नाम से भी आती है और बहुत सारे ट्रेड नेम अप हो गए क्योंकि मार्केट में ही अवेलेबल है, सरकार में नहीं। तो हार्मोनल आईयूसीडी बच्चे से भी बचाती हैं और बहुत सारी ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें भी महिलाओं को लगाई जाती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा परमानेंट मेथड की बात करें क्योंकि ऑडियंस में पुरुष भी बहुत हैं। एक बड़ी वो बात है कि पुरुष नसबंदी का एक्सेप्टेंस अभी भी बहुत बहुत कम है। तो उसकी क्या वजह है, आप लोग को क्या लगता है? महिला नसबंदी तो अभी भी हाईएस्ट है, जितने भी फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं एक्सेप्टेंस रेट में मैक्सिमम महिला नसबंदी आई थिंक 17-18% तो है यूपी में। तो ये बताइए कि पुरुष नसबंदी जो कि लेस देन 1% है, तो उसका रीज़न क्या है? क्या भ्रांतियाँ हैं अभी भी? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बढ़ता है? अवेयरनेस पे भी कभी कभी मुझे आई एम वेरी सैड टू से कि 10 या 12 साल से लगातार काम हो रहा है इस चीज़ पे, लेकिन तब भी देखा जाए तो नहीं बढ़ रही है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा इससे मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं अभी भी। सबने बहुत बड़ा पहला जो मेजर मिथ है कि इससे लोगों को लगता है कि उनकी जो पौरुषता है या मर्दानगी है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये जो मिथ है कहीं ना कहीं ये खाली एक वजह नहीं है। हमारे समाज में हमें तो लगता है कि थोड़ी सी एक जो महिलाओं के सफ़र करने क्या करने कहेंगे, जो एक समर्पण की क्षमता है की जो भावना है वो शायद हर लेवल पे अभी भी है। तो हर महिला अपने आप को ही पहले चाहती भी, खुद भी ये चाहती है कि नहीं आपको कराने की ज़रूरत नहीं, हम करा लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न लगता है मुझे। लेकिन जब हम लोग हर लेवल पे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस सोच को भी हमें इसके बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें तो महिला नसबंदी के कंपैरिजन में जो पुरुष नसबंदी है ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। पुरुष को भी कम परेशानी है, खर्चा भी कुछ नहीं होता है या होता भी है। अगर प्राइवेट में कोई करा रहा है तो पुरुष और महिला में कंपेयर करें तो उसमें भी कम है। तो इट्स वेरी इजी, और ये समझने की बात है। मर्दानगी वाली जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये हम लोग क्या करते थे काउंसलिंग के टाइम पे डायग्राम दिखा के बताते हैं कि आपका हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शक्ति है या मर्दानगी उसके लिए। लेकिन हम इसमें करते क्या है, खाली वास्ट डिफरेंस को बांधते हैं,
है ना, सिर्फ वास डिफरेंस को। तो और हार्मोन क्या है, वो टेस्टिस में अगर बन रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं, तो जब हार्मोन में आप कोई उसकी नली तो बांध ही नहीं रहे, तो उसका इफेक्ट तो वैसे ही रहेगा ना। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो है, ये आप उसको कपल से काउंसलिंग करके समझा करके और वो कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग जो यहाँ हैं वो कम से कम इस पखवाड़े में तो ज़रूर ध्यान दें। कोई महिला आ रही है या कोई कपल आ रहा है तो उसके साथ थोड़ा समय दें, थोड़ा उससे बात करें। अगर उसका परिवार पूरा है, पूरा नहीं भी है, तो अगर पूरा नहीं है तो भी उसको स्पेसिंग मेथड की ज़रूरत है तो उसके लिए बताएं। और उसका परिवार पूरा है तो भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि परिवार पूरा है तो स्थायी विधि ही अपनाना है, तब भी वो टेम्परेरी मेथड ले सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली काउंसलिंग का कंसेप्ट ही यही है कि जो क्लाइंट चाहता है उसको आप दीजिए, उसको चॉइस दीजिए। उसको हम लोग कहते हैं इन्फॉर्म चॉइस। तो जानकारीपूर्ण चुनाव दीजिए आप, चुनना उसका अधिकार है, आपका काम क्या है, मदद करना, उसको चुनाव में मदद करना। तो ये आप सभी से इसमें हम एडवोकेसी के तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महिला नसबंदी के लिए तो आती हैं महिलाएं, आप लोग करते ही करते हैं, पुरुष नसबंदी को भी आगे बढ़ाने में आप सभी का इम्पोर्टेंट योगदान हो सकता है। ठीक है, हेल्प डेस्क ये आप हमारे कहाँ से पहले बीच में बनाया था एक कॉन्डोम सेंटर भी था, जिसमें कि कोई कहीं जाके मांगना ना चाहे तो वहीं से जाके खाली ले ले। तो ये डॉक्टर साहब है यहाँ पे इंचार्ज, अगर यहाँ के लिए आप यहीं से शुरुआत करना चाहें तो ये बहुत अच्छा समय है। इसमें आप थोड़ा एडवोकेसी के साथ अपने आउटडोर में एक शुरुआत कर सकते हैं। एडवोकेसी में तो हम लोग हमेशा से तैयार हैं कि कभी भी किसी लेवल पे कभी ज़रूरत हो तो हमेशा बात करने के लिए, कभी क्लाइंट से, पॉलिसी लेवल पे और हायर लेवल पे, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू टेक द एजेंडा फॉर देखा जाए TFR हमारा कम हुआ है, TFR जो है वो 2.4 हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से कम हुआ है। लेकिन अभी वही बात है, इसीलिए एडोलेसेंट फोकस किया गया है। कहीं ना कहीं यूथ्स के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि और बहुत सी चीज़ों को जो इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको भी रोका जा सके, हेल्दी रिलेशनशिप बन सके, हेल्दी यूथ्स हो। बताइए जो एबॉर्शन है उससे क्या होगा, अल्टीमेटली एनीमिया है, इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें तो होंगी उससे, महिलाओं में हो या जब लड़कों में हो, लड़कियों में हो, STD है तो दोनों को होगा। तो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सर्वाइकल कैंसर की हम लोग बात करते हैं, अभी बहुत जल्दी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए भी फॉक्सी जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड IMA, इन दोनों ने साथ मिलकर के एक एडवोकेसी कैंपेन निकाला है कि जब भी हमें मौका मिले, माएँ जिनके साथ 9 साल से ऊपर के बच्चे हों, लड़कियां हों, अभी लड़कों के लिए भी कह रहे हैं लेकिन सरकार में आएगा, पहले लड़कियों के लिए आएगा, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ही मैक्सिमम कॉमन है। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, HPV का आपने नाम सुना होगा, एक तरीके का वायरस है। तो HPV वैक्सीन के लिए आजकल बहुत हम लोग जहां मौका मिलता है वहां बात करते हैं, इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि HPV वैक्सीन के लिए भी आप अपने OPD में हमेशा बात करें कि लड़कियों को जहां इतने टीके लगाए जाते हैं, 9 साल से 14 साल की उम्र तक की लड़कियों को सिर्फ 2 टीके लगेंगे और मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा इसका। उसके बाद भी आप 26 ईयर्स तक लगा सकते हैं, लेकिन 3 डोजेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं एडवोकेसी, क्योंकि ये अभी नहीं आया है लेकिन बहुत जल्दी ही आने की उम्मीद है। अभी सरकारी वो मार्केट में अवेलेबल है वैक्सीन्स, तो एटलीस्ट जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग वो तो लगाएं। कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में ही लड़कियां होंगी, बच्चियां होंगी 9 साल के, तो 9 साल पे अगर आप लगवा देते हैं तो उसका कैंसर, क्योंकि किसी भी कैंसर का अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, रोकने की या थमने की बात नहीं कर रहे, इसको दूर भगाने की। जैसे स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन प्रोग्राम चला, पोलियो का चला, इस तरीके से हम सब ने फॉरवर्ड अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी जहाँ भी हमको मौका मिले, चाहे स्कूल गर्ल्स हों या कुछ भी प्रोग्राम में, हम ये एडवोकेसी करें कि सभी लोग, महिलाएं अपनी बच्चियों को 9 साल से 14 साल के बीच में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन या HPV वैक्सीन जरूर लगाएं। और HPV जो वायरस है वो खाली सर्वाइकल कैंसर नहीं करता है, लड़कों में भी एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर करता है, महिलाओं में वल्वा की कैंसर, बहुत सारी तरह के कैंसर से इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स भी होते हैं। उतने स्ट्रेन्स के लिए तो वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन फिर भी
तीन तरह की आ गई है, बाईवेलेंट, क्वाड्रीवेलेंट एंड नोनावेलेंट। तो काफ़ी जो ज़्यादा नंबर में 80 से 85% तक के जो कैंसर्स होते हैं उनको रोका जा सकता है। तो ये भी एक वो है प्लेटफॉर्म कि हम उसमें सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी ज़रूर बात करें। हाँ, दो डोज लगेगा 9 से, हाँ 2 डोज लगेगा, 9 से 14 में 2 डोज और 14 से 26 में 3 डोज। उसके बाद भी कहते हैं कि लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं, ठीक है। एक प्रोग्राम भी चला था यहाँ लखनऊ डब्ल्यू में, संपूर्णा क्लिनिक तो अभी भी है, लेकिन कुछ नंबर ऑफ वैक्सीन्स लिमिटेड आई थी किसी कंपनी से, तो उसमें जितनी भी संपूर्णा क्लिनिक में महिलाएं आती थी अपनी स्क्रीनिंग के लिए, तो उनकी लड़कियों के साथ में आती, तो मदर एंड डॉटर प्रोग्राम करके था, तो उसमें उनको दी गई थी। अच्छा, इसमें ये भी है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन काफ़ी रोकती है, लेकिन स्क्रीनिंग फिर भी ज़रूरी है। स्क्रीनिंग मतलब महिलाओं की जांच जो है एक बार ज़रूरी होती है, फिर अकॉर्डिंगली रिपीटेड जांच कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद शिफाली, आपने इतनी अच्छी बातें कही। और जहाँ तक जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, औरतें और मर्दों का कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि दोनों का जेनेटिक पैटर्न अलग है। और जब भी बोला जाता है तो धरती माता बोली जाती है, पिता नहीं। तो जो भी है, चाहे हम इक्वालिटी जितनी मर्जी कर लें, पर जो माँ बनने का सम्मान है वो भगवान ने सिर्फ एक औरत को दिया है, और हमें चाहिए कि हम उनका सम्मान करें। मैं एक दंत चिकित्सक हूँ और रामनोर लोहिया में हूँ कार्यरत। मैंने जो महसूस किया कि कितना असमंजस का स्थिति है कि एक तरफ हम गर्भ निरोध की बात करें और एक तरफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स का है। तो इतना मतलब डिस्पैरिटी क्यों है कि एक तरफ बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत जागरूकता कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स को महत्वता दे रहे हैं, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि निरोध किया जाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। तो इसमें एक जो जनगणना के माध्यम से जो मतलब डिस्पैरिटी है उसको हमें क्लोज करना है, एक तरह से हमें समतल तरीके से वो करना है। मेन मेरा फोटे है खान पान। जैसे आपके पास मदर आती है तो कई बार ऐसा हुआ है, जैसे बताया गया कि नसबंदी में भी औरतें पहले आती हैं, मर्द बाद में आते हैं। तो क्यों ऐसा है? और जब भी खाने पीने का वो होता है तो उसमें आदमियों को प्राथमिकता दी जाती है, और जो गर्भावस्था की औरतें होती हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया जाता है। जागरूकता की बात आए, हम बहुत सारी जागरूकता के पैनल्स बनाते हैं, पर वो जब तक घर घर जाके बार बार नहीं बताया जाता है तब तक वो जहन में नहीं आता है। तो इसलिए हम सब स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। ये चाहती हूँ कि जब भी औरत आए आपके पास में, तो कई बार ऐसे हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं तो उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स कई बार ऊपर नीचे होते हैं। और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं लेडीज़ तो कई बार गम ब्लीडिंग होती है, या कोई भी ऐसा, या कोई इच्छा करना चाहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए आप परामर्श दीजिए। तो आप एक बार जब भी कोई लेडी आती हैं तो आप उनके मुँह में एक बार झाँक लीजिए। कई ऐसे प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, कई बार होता है सर्वाइकल कैंसर, उसकी अवेयरनेस नहीं होती है, संकोच करते हैं लोग बताने में। ब्रेस्ट कैंसर भी होते हैं, संकोच करते हैं बताने में। पर मुख एक ऐसी चीज़ है, जब आप मुख खोलते हैं तो वो एकदम से दिख जाती हैं कई चीज़ें। जैसे अगर कोई दांत है, टूटा है, सड़ा है, बदबू दे रहा है मुंह, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जो भी वो अन्न खा रहे हैं वो बच्चे को लगता है। तो हमेशा ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है कि अगर आप सही खाना नहीं खाएंगे तो आगे जाके लो बर्थ रेट होते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और जाके अगर बच्चा होता भी है तो वो उसके चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मदर का, और एक और चीज़ है ओरल कैंसर्स। वो किस तरह से होते हैं? कई ऐसे होंगे जो कहेंगे हम मतलब ये जो है सुपारी गुटखा ये सब नहीं खाते हैं, पर फिर भी उनमें एक पैटर्न देखेंगे कि दांत बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो उनमें क्या वो पाया जाता है कि वो गुलमंजन एक ऐसी चीज़ है जिसको वो यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ टबैको। तो तंबाकू किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, कई बार होता है आपके पास अलग तरह के समुदाय के लोग आते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब पीते हैं, और आजकल जेंडर इक्वालिटी के नाम पे लेडीज़ भी बहुत सारी स्मोकिंग करना शुरू हो गए हैं। पर उससे स्मोकिंग सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होता, जो पीता है उसके तो लिवर लंग जो भी है वो तो डैमेज होता ही है, जो आप हैं जो उसमें पैसिव स्मोकर हैं, और तीसरा है जो कण में, जो आपकी धुएं में या वातावरण में जो भी कण में स्मोकिंग के वो आते हैं, वो भी आप किसी तरह से टर्शरी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो 4 चीज़ों में मैं इसको समाप्त करूंगी। सबसे पहले आपको हमेशा अच्छा खान पान के बारे में आपको पेशेंट्स को बताना है। दूसरा, एक अपना हेल्थ चेकअप के बारे में बताएंगे, जो भी उनका ओरल चेकअप है, कम से कम और नहीं तो 6 महीने में एक बार डॉक्टर के पास दिखाएं। अगर उनके मुंह से बदबू आ रही है, या फिर गम ब्लीडिंग हो रही है,
या तंबाकू गुटखा की कोई दिक्कत है जो जिसको वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाना है। तीसरा, आपको तंबाकू और ये सब और 2 बार दिनचर्या में ब्रश करना सिखाना पड़ेगा। हमारा डेंटल डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे CHC सेंटर में, सर हैं, बहुत कार्यरत हैं, और बाकी अगर कोई भी हमारी तरफ से आपको लगेगा कि हम आके कोई हेल्प कर सकते हैं तो वी आर ऑलवेज देयर। एंड थैंक यू सो मच। मेरे मैत्री परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए यहाँ पे इतनी दूर से और हम सबको एक ज़हनी सुकून दिया है आपने। मेरी बहन रूपल, शिखा दीदी और मयंक, डॉक्टर मयंक एंड आप सब का बहुत तहे दिल से, बहुत बहुत विनम्र तरह से मेरा साक्षात प्रणाम।